दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जैसे जैसे 4 स्टेट्स के इलेक्शंस के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यानी कि एनडीए खेमे में हड़कंप मची हुई है कि किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता तक जाए। अगर आप गौर करिए तो आने वाले 3 महीने के अंदर में महाराष्ट्र का इलेक्शन हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा और झारखंड का हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव भी हो जाएंगे। अब आप गौर कीजिए, विगत जो अंदर खाने सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कराई हो, चाहे इंडिया गठबंधन कराई हो, या जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जो संस्थान ऐसे हैं जो सर्वे करते हैं, उन सब सर्वे में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आने वाले बाई इलेक्शन के जो 10 सीटों पर होने हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को लगभग 8 सीट जीतने की उम्मीद है। और अगर ये 9 और 10 तक पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। वैसे ही हरियाणा में अगर हम देखें तो 90 सीटों में से लगभग 75 से 80 सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है, यानी कि इंडिया गठबंधन को उम्मीद है। महाराष्ट्र को अगर देखें तो महाराष्ट्र में 288 सीटों में से, आपको याद हो हमने पहले भी दिखाया था और आज भी मैं बता रहा हूं, 200 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की पूरी उम्मीद है। और झारखंड की जो 81 सीटें हैं, इसमें से मान के चलिए 60 सीट आज जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी को मिलेगी, और वो पूर्ण बहुमत में 2/3 सीटों के साथ आ रहे हैं। इसी सब चीजों को लेकर बीजेपी के अंदर खाने ऐसी घबराहट है, को मुद्दे ढूंढ रही है कि किस तरीके से हम किन मुद्दों को लेकर आम जनता तक जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन 100 का आंकड़ा भी ना पार कर पाए। अगर कहीं ऐसा हो गया तो ये मान के चलिए आने वाले समय में 2024 में जो बीजेपी की सरकार है वो कभी न कभी 2025 बीतते बीतते गिर जाएगी। या हरियाणा में बीजेपी अगर दहाई का आंकड़ा नहीं पार की तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हर दिन नई नई पॉलिसीज या कह लीजिए जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला था उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश में या जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब अगर आप गौर करें तो विगत 8 महीने से, यानी 2024 के इलेक्शन के कुछ महीने पहले से और अभी तक की अगर जर्नी को, यानी कि अभी तक के समय को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के पास देश को बताने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं। देश के जो वोटर्स हैं उनको बताने के लिए उन्होंने 10 साल क्या किया वो कोई काम नहीं है, सिवाय एक चीज को, जिसको हम शुरू से अंत तक बोलते हैं कि बीजेपी एक चीज पर अटकी हुई है, उसका नाम है हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो सिर्फ इलेक्शन हर जगह का लड़ना चाहती है। उसके पास चाहे मैनिफेस्टो बना ले, चाहे वो स्टेट का मैनिफेस्टो बना ले, चाहे वो केंद्र का मैनिफेस्टो बना ले, घूम फिरकर उसके मुद्दे सिर्फ एक जगह आके सुई अटक जाती है, उसका नाम है हिंदुत्व। अब विगत अगर आप देख रहे हो, जब से निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, आम बजट पेश किया है 24-25 का, उसके बाद से इस बजट पर बहस छुड़ी हुई है संसद में। विपक्षी दल इस बजट को अगर गौर करिए तो बार बार ये कह रहा है कुर्सी बजाओ बजट है, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि अगर आप देखिए तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आपको आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू के लिए और बिहार को दिया गया है। क्योंकि नीतीश कुमार की वहां बड़ी पार्टी है, इसलिए सारे लोग यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को उन्होंने खुश करने की कोशिश की। बहरहाल पूरे बिहार को खुश करने की, जो तीनों घटक इनके हैं उनको खुश करने की कोशिश की है। इसी क्रम में अगर आप गौर करिए तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, या वो फिर से 2014 वाली लहर लाने की कोशिश कर रही है कि हिंदू मुस्लिम यानी हिंदुत्व के मुद्दे को जो दब चुका है कहीं कब्र में, उसको उठाया जाए। याद कीजिए जो कांवड़ यात्रियों के बीच में आने वाली दुकानें थी, उनमें नेम प्लेट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकार ने एक नियम पास किया कि भाई कांवड़ यात्रा के टाइम में जो भी दुकानें होंगी, चाहे वो फल की हो चाहे वो खाने की हो, उसके आगे जो भी उसका मालिक है वो अपना नाम लिखेगा। घूम फिर कर अगर गौर कीजिए तो ये अल्पसंख्यक समाज के लिए ही था कि विशेष तौर पर
क्योंकि उन्हीं लोगों को बोला जा रहा था कि शुद्धता से खाना परोसेंगे नहीं, जिससे आने वाले कांवड़ यात्रियों की पूजा खंडित हो जाएगी। उसके बाद आप गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप अपने नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जिस नाम से आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो लिख दीजिए, यही बहुत है। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में देखें तो कुछ दिन ये भी बात चली कि मजार और मस्जिद जो भी कांवड़ यात्रा के बीच में आएंगे उस पे आपको कवर करना पड़ेगा उस मजार और मस्जिद को, ताकि आने वाले कांवड़िए जो पूजा करते हैं उनकी पूजा खंडित ना हो। अब ये दोनों चीज ऐसे ही लगता है कि बीजेपी चाह रही है किसी तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उभर कर ऊपर आए और कहीं ना कहीं कुछ विशेष हो जाए, यानी कि आपस में हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद हो, लड़ाई झगड़े हो, जिससे उनको एक मुद्दा मिल जाए बात करने के लिए मीडिया में या पूरे देश में प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि आने वाले 4 स्टेट्स के इलेक्शंस के जो अंदर के सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरीके से चारों स्टेट्स में हार रही है। अब बीजेपी का ये नैरेटिव सेट करना कि किस चेहरे से लड़े और किन मुद्दों को लड़े, ये दोनों आज की डेट में बीजेपी के पास नहीं है। अब इसी क्रम में अगर आप गौर कीजिए तो संसद में होने वाली बहस में कल राहुल गांधी जी से ये पूछा गया कि आप अपनी जाति बताइए। बहरहाल उन्होंने नाम लेकर ये नहीं बोला अनुराग ठाकुर जी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि जो लोग ओबीसी या SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे हैं वो लोग अपनी जाति बताएं। सर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सबसे बड़ी बात ये, जहां तक हमारे न्यूज चैनल की जानकारी है, कोई भी संसद में खड़े होकर किसी भी आदमी की उससे जात नहीं पूछ सकता, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का। अगर अनुराग ठाकुर जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि वो लोग अपनी जाति बताएं जो लोग ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कि वहां उपस्थित किसी न किसी से वो जात पूछी गई है। अगर गौर किया जाए यही अगर किसी विपक्षी दल ने पूछा होता तो हो सकता है उसकी संसद सदस्यता चली जाती, लेकिन चूंकि ये एनडीए घटक से हैं तो इसलिए मोदी जी या कह लीजिए जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो भी इनकी सदस्यता नहीं हटाएंगे, जबकि इनकी सदस्यता एक्चुअल में हट जानी चाहिए। कारण अगर आप जात पूछते हैं तो एक तरीके से संसद की बदनामी है और इस तरीके के क्वेश्चंस वहां नहीं पूछे जाने चाहिए। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जाति पूछी ही क्यों। उनकी मजबूरी ये है कि पूरी बीजेपी अगर देखिए तो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रही है कि क्या मुद्दा निकल जाए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज बीजेपी के साथ यही है कि विपक्ष की एकजुटता को देखकर ही घबराए हुए हैं। विपक्ष की एकजुटता और साथ साथ एक जैसे मुद्दे को उठाने को देखकर ये घबराए हुए हैं। इस वजह से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। इसी क्रम में अगर आप देखिए तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पूरे हर जगह दिखाया गया होगा कि बीजेपी का आपस में अंदर खाने लड़ाई चल रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी अपने हार को, यानी कि जो इंडिया गठबंधन जीती है उसको ये कहने से कतरा रही थी कि इंडिया गठबंधन की रणनीति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने नैरेटिव सेट किया, यानी कि दूसरे की बढ़ाई तो वो कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अंदर खाने पूरे देश को दिखाने की कोशिश की कि मौर्य जी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में लड़ाई है, और अब वो लड़ाई दिल्ली में आने के बाद शांत हो गई। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का तरीका है। आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर खाने की विद्रोह की वजह से हम हारे, ना कि इंडिया गठबंधन के नैरेटिव या इंडिया गठबंधन के पीडीए के फार्मूले से जीते। जबकि सत्यता यही है कि इंडिया गठबंधन के पीडीए के फार्मूले की वजह से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलती है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और जो कांग्रेस विगत
10 सालों से उत्तर प्रदेश में हाशिए पे खड़ी थी, उसको भी 6 सीटें मिल जाती, यानी कि उसको भी एक तरीके से संजीवनी मिल जाती है और आने वाले इलेक्शंस में वो और भी सीटें जीत सकती है। यानी कि आज की डेट में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो जितनी वैल्यू समाजवादी पार्टी की है उतनी ही वैल्यू आज की डेट में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज पूरा का पूरा आज की डेट में कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जी पर ज्यादा विश्वास करता है बनस्पत की मोदी जी और बीजेपी। और यही जो विश्वास है और पिछड़े दल का जो समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन है वो पूरे देश में फैलता हुआ सा चला जा रहा है, जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी बहुत घबराई है। यही कारण था कि अनुराग ठाकुर जी ये चाह रहे थे कि कैसे भी जाति पाति का मुद्दा उभारा जाए और फिर से देश में हिंदू और मुस्लिम को किया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा में दो प्रयोग किए गए। एक तो जो भी रोड पर लगाए हुए लोग हैं वो अपना नेम प्लेट लगाएं, दूसरा मस्जिद और मंदिर को ढका जाए। ये दोनों चीज फेल हो गई, बल्कि इसमें मैं शाबाशी देना चाहूंगा अल्पसंख्यक समाज की कि उन लोगों ने एक बार भी एक आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ और कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं सुनने में आई जिससे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और उनके हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा भी ऐसा लग रहा है छिनता सा नजर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो वोटर हिंदुत्व के वो शिफ्ट हो रहे हैं पीडीए में, यानी कि इंडिया गठबंधन में। इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी घबराई है और आने वाले समय में ये ज्यादा ही हिंदुत्व के मुद्दे को प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 सालों के काम या किसी भी स्टेट के 10 सालों के काम को ये बता नहीं सकते, क्योंकि आम जनता को पता चल चुका है सिर्फ ये जुमलों की सरकार है। आने वाले समय में हमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमारी पूरी टीम की निगाहें हैं और मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।